Hello everyone, welcome to my channel UPSC with Lavisha. This is Lavisha, your UPSC mentor, and in today's modern history class, we will discuss about administration under British India Company, one of the important chapter from the modern history as well as from the political perspective. Let's start. अब हमने देखा कि 1764 के टाइम पीरियड के अंदर हमारा हुआ बैटल ऑफ बक्सर। अब बैटल ऑफ बक्सर के बाद कंपनी के पास पहली बार क्या है, दीवानी राइट्स आए। कहाँ के? बंगाल, उड़ीसा के और बिहार के, उनके पास दीवानी राइट्स आए। उसके बाद कंपनी की चीजें चेंज होना स्टार्ट हुई। पहले वो किस पर्सपेक्टिव से इंडिया के अंदर थे? सिर्फ ट्रेड के लिए, लेकिन अब वो क्या चाहते थे? अब वो इंडिया को रूल करना चाहते थे। इसलिए अब चेंजेस कैसे होने लगे? रूल के अकॉर्डिंग चेंजेस होने लगे। अब ट्रेड और रूलिंग में डिफरेंस क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आज हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, वो क्या कर रहे हैं? वो एक तरह से रूल ही कर रहे हैं, बिकॉज वो पूरी कंट्री का एडमिनिस्ट्रेशन, पूरे इंडिया के जितनी भी जुडिशरी का सिस्टम है, हर चीजें कौन मैनेज कर रहा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और वहीं ट्रेडिंग क्या होगी? ट्रेडिंग तो इंडिया के अंदर आज के टाइम पीरियड के अंदर कोई भी कर सकता है। आपको मल्टीनेशनल कंपनीज भी इंडिया के अंदर है, इंडियन कंपनीज भी इंडियन मार्केट के अंदर है, जो सिर्फ ट्रेडिंग कर रही है, ट्रेडिंग से अपना पैसा बना रही है और साथ में लोगों को गुड्स एंड प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यही चीजें कंपनी ने स्टार्ट की। यहाँ से आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर, जब वो उस बैटल को जीत गए, उनके पास अच्छा खासा पैसा आ गया। उसके बाद उन्होंने ट्रेडिंग के साथ साथ अपना ध्यान किस पे लगाया कि अब वो कैसे इंडियन टेरिटरी के अंदर रूल कर सकते हैं। उसके लिए फिर अब जो भी सिचुएशन, जो भी चीजें कंपनी इंडिया के अंदर कर रही थी, वो वहां पर ब्रिटेन गवर्नमेंट को पता तो चल ही रही थी, बिकॉज उनके पास रेगुलर अपडेट रहता था कि कंपनी इंडिया के अंदर क्या कर रही है। तो इसी के बाद, बैटल ऑफ बक्सर के बाद ही जो ब्रिटेन गवर्नमेंट थी, उसने क्या किया? उसने एक्ट्स बनाने स्टार्ट किए। वो एक्ट्स जो इंडियन टेरिटरी के अंदर कंपनी को फॉलो करने थे, जो भी उन एक्ट्स के अंदर लिखा होगा, और उसी तरह से उनको इंडियन यूनियन का एडमिनिस्ट्रेशन भी संभालना था। और उसके साथ साथ कंपनी ने इंडिया के अंदर पुलिस सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया, जुडिशरी को कंट्री के अंदर इंट्रोड्यूस किया, बिकॉज ब्रिटिश के आने से पहले हमारी कंट्री के अंदर ना पुलिस सिस्टम था, ना जुडिशरी सिस्टम था, और साथ में वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चीज जिसकी हम सभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज, उनकी भी स्टार्टिंग किसने की? ब्रिटिश ईस्ट कंपनी ने ही इंडिया के अंदर इन सब चीजों की स्टार्टिंग की। तो अब हम पहले एक्ट्स को कवर करेंगे, फिर पुलिस सिस्टम, जुडिशरी सिस्टम एंड देन सिविल सर्विसेज का पूरे बैकग्राउंड को एक अच्छी तरीके से समझेंगे। सबसे पहला एक्ट आया, और वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या था? अब सभी एक्ट्स को याद रखना, सभी एक्ट्स के अंदर क्या क्या लिखा हुआ था, वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, तो हम सिर्फ उतना याद रखेंगे जितना हमारे लिए जरूरी है। सभी एक्ट्स की इंपॉर्टेंट चीजें हमें याद रखनी है, या फिर वो चीजें याद रखनी है जिससे कुछ मेजर चेंज आया हो। अब रेगुलेटिंग एक्ट से सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या हुई थी? पहली चीजें ये हुई थी कि पहला एक्ट था जिससे इंडिया के अंदर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की स्टार्टिंग हुई। अब इससे हमें क्या पता चला, कैसे कंपनी ने स्टार्टिंग की? 3 प्रोविंसेस थी उस टाइम पर इंपॉर्टेंट। एक आपकी बॉम्बे, एक आपकी मद्रास और एक आपकी बंगाल। तो पहले स्टार्टिंग कंपनी ने कैसे की कि तीनों प्रोविंसेस के अंदर एक एक गवर्नर जनरल होगा, लेकिन मेन गवर्नर जनरल कहाँ का होगा? बंगाल का। और बाकी की जो 2 प्रोविंसेस हैं, मद्रास और आपकी बॉम्बे, वो दोनों किसके अंडर आएंगी? बंगाल के अंडर आएंगी। और जो बंगाल के गवर्नर जनरल होंगे, वो मद्रास और बॉम्बे दोनों ही प्रोविंसेस के एडमिनिस्ट्रेशन को चेक करेंगे, और कुछ भी होगा वो उनको रिपोर्ट किया जाएगा। जैसे आज के टाइम पे होता है कि हर स्टेट का सीएम है, लेकिन पूरी कंट्री को होल्ड कौन कर रहा है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। वो सेम चीज उस टाइम पे वो पावर किसके पास थी? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पास। एक चीज तो यहाँ से ये क्लियर हुई। साथ में क्या हुआ? अब कंपनी को रिक्वायरमेंट थी किसकी? एक गवर्नर जनरल को अपॉइंट करने की, और गवर्नर जनरल के साथ एक 4 मेंबर काउंसिल बनाई जाएगी। कहाँ पे? कैलकाटा के अंदर, बिकॉज स्टार्टिंग टाइम पीरियड के अंदर जो कंपनी की कैपिटल थी वो क्या थी? कैलकाटा थी। एक और इम्पॉर्टेंट चीज इस एक्ट से क्या हुई?
वो था आपकी इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जो कहाँ बनाया गया, आपका कैलकाटा के अंदर ही। अब आप पहले जो जज का नाम है वो मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करो कि पहली जज कौन थी। ऑफ कोर्स इंडियन नहीं थी, तो उनका जो नाम था वो अब आप कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन करो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 से इंट्रोड्यूस की गई। एंड इट ऑल्सो नॉमिनेटेड अ गवर्नर, किसको, वॉरेन हेस्टिंग एंड 4 काउंसलर फॉर एडमिनिस्ट्रिंग द बंगाल प्रेसिडेंसी, बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी प्रेसिडेंसी थी, बंगाल की ही थी। एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट कैलकाता, जिसके अंदर 1 चीफ जस्टिस होंगे एंड 3 अदर जस्टिस होंगे, जो आज के टाइम पीरियड के अंदर हमारी जो नंबर्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। चीफ जस्टिस आज भी एक ही होते हैं, बट अब 3 की जगह जो है 33 जजेस होते हैं। तो उस तरह से स्टार्टिंग कहाँ हुई, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के अंदर उस चीज की स्टार्टिंग हुई। तो पहले चीफ जस्टिस कौन बनी, उनका नाम आप कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन करना। अब हम आते हैं, एक बीच में एक एक्ट और आया था, द जुडिकेचर एक्ट ऑफ 1781। इसके अंदर ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं आया था, इसके अंदर सिर्फ एक चीज इंपॉर्टेंट आई थी कि इस एक्ट के आने से पहले क्या हो रहा था कि जो गवर्नर जनरल थे बंगाल के, वो किसके अंदर, वो सुप्रीम कोर्ट की चीजों के अंदर भी काफी इंटरफेयर कर रहे थे। बट फिर ब्रिटेन गवर्नमेंट ने क्या किया, इस एक्ट को पास किया और बोला गया कि जो सुप्रीम कोर्ट का जुरिडिक्शन है उसके अंदर गवर्नर जनरल का कोई भी इंटरफेयर नहीं होगा। जैसे कि आज भी हमारे कंट्री के अंदर होता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जुडिशरी के अंदर, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की फंक्शनिंग के अंदर कोई भी आपको इंटरफेयर नहीं मिलता। जुडिशरी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। अब इसके बाद एक एक्ट आया, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसके अंदर क्या था, ये पहला अटेम्प्ट था बाय द पार्लियामेंट टू कंट्रोल द कंपनी इनडायरेक्टली। अब क्या हो रहा था कि देखो, कंपनी ने इतने सारे वॉर्स करे, वॉर्स के अंदर उनको काफी ज्यादा वॉर इंडेमिनिटी भी मिली, उनको रूलर से, इंडियन रूलर से काफी पैसा मिला। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही थी, जितना पैसा कंपनी को मिल रहा था, जितना पैसा गवर्नर जनरल ले रहे थे इंडियन रूलर से, उतना ब्रिटेन गवर्नमेंट तक नहीं जा रहा था। मतलब सिंपल सा है कि बीच में करप्शन था, और इस करप्शन की वजह से काफी गवर्नर जनरल्स के ऊपर, काफी गवर्नर्स के ऊपर केस भी चले। इवन हमने एक नाम पढ़ा था, रॉबर्ट क्लिव, उनके ऊपर तो इतनी सीरियस चीजें थी कि एट लास्ट इंडिया से जाने के बाद उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट कर ली थी। वो होता है ना कि जैसा आज के टाइम पे बिलीव किया जाता है कर्म एंड, उस तरह से भी हम उस चीज को देख सकते हैं। तो इसीलिए ब्रिटेन गवर्नमेंट ने इस एक्ट से क्या देखने की कोशिश की, करप्शन को देखने की कोशिश की कि जो गवर्नर जनरल्स करप्शन कर रहे हैं, जो कंपनी इंडिया के अंदर करप्शन कर रही है, जिसकी वजह से, बिकॉज एट लास्ट ब्रिटेन गवर्नमेंट को भी क्या चाहिए था, उनको भी एट लास्ट पैसा चाहिए था, मनी चाहिए था, साथ में उनको अपना नाम चाहिए था, उनको अपना फेम चाहिए था। बिकॉज इनडायरेक्टली भेजा किसने था, भेजा तो ब्रिटेन गवर्नमेंट ने ही था ना ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो इसीलिए करप्शन को चेक करने के लिए इस एक्ट के अंदर कुछ चीजें लाई गई, जिससे ब्रिटेन गवर्नमेंट वहां लंदन में, इंग्लैंड में बैठे बैठे कंपनी के करप्शन को चेक कर पाए। और इसीलिए पॉलिटिकल फंक्शंस और कॉमर्शियल फंक्शंस को भी कंपनी के अलग किए गए। इसलिए एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल, एक गवर्निंग बोर्ड को कंस्टिट्यूट किया गया, जिसके अंदर कितने मेंबर्स होंगे, 6 मेंबर्स होंगे, जिसमें से 2 मेंबर्स कहां से होंगे, ब्रिटिश कैबिनेट से होंगे, और रिमेनिंग कहां से होंगे, प्रिवी काउंसिल से होंगे। और ये क्या करेंगे, ये सुपरिटेंडेंट करेंगे, डायरेक्ट करेंगे, कंट्रोल करेंगे द गवर्नमेंट ऑफ द कंपनीज पोजीशन, इन इफेक्ट कंट्रोलिंग द एक्ट्स एंड ऑपरेशन रिलेटिंग टू द सिविल, मिलिट्री एंड रेवेन्यू ऑफ द कंपनी। जो कंपनी की, जो भी कंपनी सिविल मैटर्स में कर रही है, मिलिट्री के अंदर, आर्मी के अंदर कैसे पैसे को कर रही है, कैसे ऑर्गेनाइज कर रही है सारी चीजों को, और रिवेन्यू कंपनी कितना कलेक्ट कर रही है, कितना कलेक्ट करने के बाद आगे भेज रही है, वो हर चीज को ये क्या करेंगे, डायरेक्ट एंड कंट्रोल करेंगे। जो ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल सेटअप हुआ, उसके साथ ही द गवर्नर जनरल इन काउंसिल, जो रेगुलेटिंग एक्ट से सेटअप हुई थी ऑफ द कंपनी, वॉज रिड्यूस टू 3 फ्रॉम 4 मेंबर्स। अब हमने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में देखा था कि 4 मेंबर्स होंगे, अब उनको हटाकर 3 मेंबर्स कर दिया गया। And the Governor General, a crown appointee, was authorized to veto the majority
डिसीजन। बट जैसे आज के टाइम पे हमारे प्रेसिडेंट के पास कुछ वीटो पावर्स होती हैं, वैसे ही गवर्नर जनरल को उस टाइम पीरियड के अंदर कुछ वीटो पावर्स दी गई। हाँ, बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी के पास उस टाइम पीरियड के अंदर भी अपनी इंडिपेंडेंस नहीं थी। वो अब तक भी किसके अंडर काम कर रहे थे? बंगाल के गवर्नर जनरल और बंगाल प्रोविंसेस के नीचे ही वो काम कर रहे थे। एंड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकाता वाज मीन्ड ओनली फॉर इंग्लिश सब्जेक्ट। यहाँ तक सब कुछ किसका था? इंग्लिश का ही था, ब्रिटिशर्स का ही था। कहां पर? सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकाटा के अंदर भी। अब चेंजेस क्या है? बाय द सप्लीमेंट्री एक्ट पास्ड इन 1786, उसके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपॉइंट किया गया सेकंड गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, एंड ही देन बिकम द इफेक्टिव रूलर ऑफ ब्रिटिश इंडिया अंडर द अथॉरिटी ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। अब जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे वो सेकंड गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनकर इंडिया के अंदर आए, और इनका काफी चीजों में बहुत ज्यादा मेजर रोल रहा। काफी चीजें ऐसी थी जो मे बी ये नहीं आते तो आज तक भी इंट्रोड्यूस इंडिया के अंदर नहीं होती। मे बी अगर ये नहीं आते तो यूपीएससी जैसी कोई चीज शायद आज इंडिया में होती ही नहीं, जिसके लिए आज के टाइम पे मोर देन 20 लाख स्टूडेंट हर साल प्रिपेयर कर रहे होते हैं। तो इनके बारे में भी हम आगे ब्रीफ में देखेंगे। अब उसके बाद स्टार्टिंग हुई चार्टर एक्ट्स की। अब चार्टर एक्ट्स जितने भी आए, कितने आए आपके? 4 चार्टर एक्ट्स आए। याद करने का सिंपल सा फॉर्मूला है, हर चार्टर एक्ट आपका 20 ईयर्स के बाद आए। जैसे 1793 में है, फिर इससे 20 साल बाद मान लो 1813 में, फिर 1833 में, फिर 1853 में। जिसमें से आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्टर एक्ट्स हैं आपका 1833 का और 1853 का। उसके बाद चार्टर एक्ट्स नहीं है। उसके बाद तो आपका रिवॉल्ट हुआ 1857 का, और रिवॉल्ट के बाद सारा सिस्टम कंपनी का बदल गया, बिकॉज ईस्ट इंडिया कंपनी ही खत्म कर दी गई। अब आप ये सोचोगे ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म हो गई तो फिर बाद में रूल किसने किया? डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फिर उसके बाद इंडिया के ऊपर रूल किया, और जो ईस्ट इंडिया कंपनी, जो एक कंपनी बनकर आई थी, उस कंपनी को खत्म कर दिया गया। बिकॉज जो गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ब्रिटेन की गवर्नमेंट थी, उसने 1857 में ये चीज देखी रिवॉल्ट के अंदर कि यस, हम इंडियंस को इतना भी हल्के में नहीं ले सकते कि हम उनके साथ कुछ भी करेंगे और वो सारी चीजों को ले लेंगे और कुछ भी उनका रिएक्शन नहीं आएगा। इसके लिए चीजें काफी सारी चेंज की गई। अब चार्टर एक्ट ऑफ 1793। अब अगर सभी याद नहीं होते हैं, बिकॉज ये चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज पॉलिटी में भी अगर आप लक्ष्मीकांत ओपन करते हो तो आपका फर्स्ट चैप्टर यही आता है, और हिस्ट्री में भी इंपॉर्टेंट है। तो हम ये कर सकते हैं कि जो इंपॉर्टेंट वन है वो हमें याद होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपका रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स एक्ट, ये दोनों हमें पता होनी चाहिए। साथ में आप चार्टर एक्ट ऑफ 1793 और चार्टर एक्ट ऑफ 1813 को थोड़ी कम इंपॉर्टेंस दे सकते हो, फिर बाद के दोनों चार्टर एक्ट को आपको इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी। इस चार्टर एक्ट के अंदर कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हुआ, सिर्फ ये हुआ जो कंपनी की ट्रेड मोनोपोली थी उसको फिर से 20 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया। वो हर 20 साल में रिन्यू कर दी जाती थी, वैसे ही फिर से 20 साल के लिए उस चीज को रिन्यू कर दिया, जैसे आज के टाइम पे रिजर्वेशन को कर दिया जाता है हर 10 साल के बाद रिन्यू, वैसे सेम कंपनी की मोनोपोली को भी 20 साल के बाद दोबारा और 20 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया। एंड द सैलरीज फॉर द स्टाफ एंड पेड मेंबर्स ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल वर आल्सो नाउ चार्ज टू द कंपनी। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल आए कहां से थे? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपॉइंट करके भेजे थे। कहां से? ब्रिटेन से। लेकिन उनकी जो भी सैलरी का स्टफ है, सब कुछ है, वो कहां से आएगा? वो भी कंपनी, जो इंडिया के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वही पे करेगी। उसके अलावा इसमें और ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, फिर भी आप एक बार पोस्ट करके रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट आया हमारा चार्टर एक्ट ऑफ 1830। यहाँ पर भी कंपनी का रूल कंटिन्यू रहा, फिर से अब 20 साल हो चुके थे, बिकॉज फिर से 20 साल के लिए एक्सटेंड हो गया। उसके अलावा क्या हुआ कि यहाँ पर कंपनी की कॉमर्शियल मोनोपोली एंड हुई, सिर्फ टी ट्रेड और जो चाइना के साथ उनकी ओपियम ट्रेड चल रही थी, सिर्फ वो बची थी। बिकॉज अब जैसे आज के टाइम पे हमारी गवर्नमेंट है, अब गवर्नमेंट किस पे ध्यान देती है? एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम पे, एग्जीक्यूट करने में, पॉलिसीज को बनाने में, कंट्रीज को हैंडल करने में। वो सेम चीज के ऊपर कंपनी अब आ चुकी थी। अब कंपनी को ट्रेड से मतलब नहीं था, ट्रेड कोई भी कर रहा है, ट्रेड अगर कोई और कंट्री भी आकर कर रही है उनको प्रॉब्लम नहीं थी, बिकॉज ट्रेड तो बाकी कर ही रहे थे, पोर्तुगीज भी कर रहे थे, फ्रेंच भी कर रहे थे, उनको सिर्फ मतलब था अब उनको इंडिया पे रूल करना है।
चाहे वो उनको किसी भी पॉलिसी से, चाहे वो डिवाइड एंड रूल करें, चाहे वो इन्फ्लुएंस करके करें, अब उनको रूल करना है, बिकॉज अब वो अपने आप को एक रूलर की तरह देख रहे थे। अल्टीमेटली ट्रेड कंट्री के अंदर कोई भी कर रहा है, अगर आज के टाइम पर भी इंडिया के अंदर ट्रेड हो रही है, तो आपके जो टैक्सेस होते हैं उससे बेनिफिट किसको होता है? गवर्नमेंट को होता है, इंडिया की ही इकोनॉमी इंक्रीज होती है। वो सेम चीज कंपनी के साथ था, ट्रेड कोई भी करे, जितनी भी कस्टम ड्यूटीज थी ट्रेड के ऊपर लगाई जाती थी, उन चीजों से बेनिफिट किसको होना था? कंपनी को ही होना था। तो अब वो ट्रेड पर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे, सिर्फ उन्होंने टी ट्रेड और ओपीएम ट्रेड, जो उनके चाइना के साथ उनकी ट्रेड थी, उसके ऊपर उन्होंने ध्यान दिया। बाकी जो ट्रेडिंग का सिस्टम था वो बाकियों के ऊपर छोड़ दिया, और ट्रेड के से रिलेटेड जो भी कस्टम ड्यूटीज थी उन सारी चीजों को हैंडल कौन करने लग गई? कंपनी। साथ में एक नई चीज यहाँ पर ये आई कि कंपनी को कितने 1 लाख रुपीज अलॉट किए गए, किसके लिए? इंडिया के अंदर एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। बिकॉज ब्रिटिशर्स ऐसा मानते थे कि इंडियंस जो है काफी इनसेंसिटिव हैं, काफी इलिटरेट हैं, काफी बैकवर्ड हैं, तो उनको एजुकेशन देना इंपॉर्टेंट है। और ऐसा नहीं है कि अब एक साइड देखें तो ये चीज अच्छी है कि यस उन्होंने इंडिया के अंदर एजुकेशन को प्रमोट किया, बट उनका मोटिव इंडियंस को एजुकेट करना इसलिए नहीं था ताकि इंडियंस के अंदर कोई लर्निंग स्किल आ जाए या फिर इंडियंस जो है वो बैकवर्ड ना रहे। उनका मोटिव था कि इंडियंस एजुकेट होंगे तभी उनके काम आ पाएंगे, बिकॉज एट लास्ट इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी और इतनी ब्रिटेन की पॉपुलेशन नहीं थी कि वो इंडिया के अंदर सारी फंक्शनिंग को खुद ही संभाल पाए, बिकॉज उनको संभालना अपना खुद का रीजन भी है, खुद इंग्लैंड ब्रिटेन को भी संभालना है। और ऐसा नहीं था कि सिर्फ इंडिया के अंदर ही उन्होंने इंपीरियलिज्म किया था, और भी काफी जगह थी, नॉर्थ अमेरिका और काफी अफ्रीकन कंट्रीज भी थी जहां पर उनका ये सेम प्रोसीजर चल रहा था। इसलिए उन्होंने सोचा कि अब इंडिया को भी एजुकेट करना पड़ेगा ताकि एजुकेट होकर वो हमारे ही अंडर काम कर सके। साथ में हमने जब स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कंपनीज के बारे में, हमने एक चीज डिस्कस की थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने आते ही क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करना स्टार्ट नहीं किया। उन्होंने कब स्टार्ट किया? चार्टर एक्ट ऑफ 1813 आने के बाद उन्होंने क्रिश्चियनिटी को भी प्रमोट करना इंडिया के अंदर स्टार्ट किया, और 1857 के रिवॉल्ट के बाद बंद भी कर दिया था, बिकॉज उनको पता चल गया था कि इंडियंस के साथ कुछ करो वो अलग चीज है, बट इंडियंस के साथ अगर उनके रिलीजन के अंदर तुम घुसने की कोशिश करोगे तो फिर तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला, बिकॉज इंडियंस अपने रिलीजन को लेकर काफी ज्यादा सेंसिटिव हैं। अब आता है वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चार्टर एक्ट ऑफ 1833। इसके बाद एक चीज तो ये थी कि कंपनी ने अपनी जो ट्रेड पॉलिसी थी, ट्रेड से रिलेटेड चीजें बिल्कुल खत्म कर दी थी, ओपीएम और टी से रिलेटेड भी, और बिल्कुल एक फ्री ट्रेड पॉलिसी चला दी थी कि जो कंट्री चाहे वो इंडिया के अंदर आ सकती है, इंडिया के अंदर ट्रेड कर सकती है, बस उनको वो जो भी कस्टम ड्यूटीज टैक्सेस होते हैं वो सारे उसको देने पड़ेंगे, और वो सब किसके पास आएंगे? कंपनी के पास आएंगे। अब कंपनी सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन चुकी थी यहाँ के बाद, और अब जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होते थे, जिनके अंडर आपको बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी आते थे, अब वो पोजीशन को खत्म कर दिया गया, और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे अब वो क्या कहलाना स्टार्ट हो गए थे? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और इंडिया के पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बने? लॉर्ड विलियम बेंटेक बने। और साथ में क्या हो गया था? गवर्नर जनरल इन काउंसिल को पावर मिल गई थी, किसकी? सुपरिटेंडेंट डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द होल सिविल एंड मिलिट्री गवर्नमेंट एंड द रेवेन्यूज ऑफ इंडिया। अब जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना, वो और उसके 3 काउंसिल के मेंबर, वो सारा मिलिट्री सिस्टम भी संभालेंगे, सारा सिविल सिस्टम भी संभालेंगे, और सारे रिवेन्यू को भी, इंडिया का जितना टोटल रिवेन्यू है उसको भी संभालेंगे और आगे रिपोर्ट करेंगे। यहां से स्टार्टिंग हुई। इट अटेम्प्टेड टू इंट्रोड्यूस अ सिस्टम ऑफ ओपन कंपटीशन फॉर सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट्स इंक्लूडिंग इंडियन कैंडिडेट्स। यहां से थोड़ी सी स्टार्टिंग हुई किसकी? सिविल सर्विसेज की। उसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट चीजें थी? यहां से एक और इंपॉर्टेंट चीजें आई, वो थी आपकी इट इनलार्ज द एग्जीक्यूटिव काउंसिल बाय द एडिशन ऑफ द 4th मेंबर। 4th मेंबर कौन इंक्लूड है? लॉ मेंबर, जिनको लॉ की नॉलेज होगी। और पहले कौन लॉ मेंबर बने? टीबी मकॉले थे, वो पहले लॉ मेंबर बने। एंड द ऑल द लॉज एंड इनएक्ट्स पास बाय द लेजिस्लेटिव काउंसिल वर कॉल्ड एज एक्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड नॉट रेगुलेशन। और साथ में यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट चेंज क्या आया कि एक लॉ कमीशन को अपॉइंट किया गया इंडिया के अंदर, जो क्या बनाएंगे? लॉज बनाएंगे, जिन लॉज को सबको फॉलो करना
पड़ेगा। एंड इट ऑल्सो मेड प्रोविजंस टू क्रिएट यूनिफॉर्म एंड कॉडिफाइड सिस्टम ऑफ लॉ इन इंडिया। और यहाँ से एक सिस्टम बनेगा, एक कॉडिफाइड सिस्टम बनेगा जो सब पर एप्लीकेबल होगा। बिकॉज जब तक ब्रिटिशर्स नहीं आए थे सबके लिए अलग लॉज होते थे। हिंदूज के लिए हिंदूज के अपने लॉज हैं, मुस्लिम्स के अपने लॉज हैं, बट इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक पूरा सिस्टम बनाया जिस सिस्टम के अंदर कोई रिलीजन डिफरेंस नहीं किया जाएगा, कोई कास्ट डिफरेंस नहीं किया जाएगा, और सभी के लिए लॉ सेम होगा। जो आज के टाइम पीरियड के अंदर इंडिया के अंदर होता है कि सुप्रीम कोर्ट की नजर में हर इंसान सेम है, चाहे वो रिच है, चाहे वो पुअर है, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो हिंदू है, या फिर वो किसी भी कास्ट से है, SC ST OBC जनरल किसी कास्ट से है। बट अगर तुम क्रिमिनल हो तो तुम क्रिमिनल ही हो, तुम्हारे कास्ट या रिलीजन के बेस पे कोई डिफरेंस नहीं किया जाता जुडिशरी के अंदर। वो सेम चीज कब इंट्रोड्यूस हुई, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के बाद। एक अगर हम कुछ भी टोटली एक प्लस पॉइंट देखें तो वन ऑफ द टॉप प्लस पॉइंट था कि ब्रिटिश कंपनी ने इंडिया के अंदर डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने की काफी कोशिश की। बिकॉज वो इन चीजों को बिलीव नहीं करते थे। डिस्क्रिमिनेशन हो गया, आपकी सती प्रथा होगी, विडोरी मैरिज होगी, इन चीजों के ऊपर उन्होंने काफी कंसर्न दिखाया। बिकॉज उनके लिए ये चीजें काफी ज्यादा हॉरिफिक थी कि ऐसा भी होता है। अब एक्ट आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1853। काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज उसके बाद आपका रिवॉल्ट हुआ था। इट वॉज द लास्ट ऑफ द चार्टर एक्ट सीरीज। इसने क्या किया सेपरेट, फर्स्ट टाइम इसने सेपरेट किया लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को गवर्नर जनरल काउंसिल के। आज भी हमारे कंट्री के अंदर लेजिस्लेटिव चीजें अलग है, एग्जीक्यूटिव अलग है। वो सेम चीज की स्टार्टिंग कहाँ हुई, यहाँ हुई। It made fourth member of Governor General in Council at par with other members as right to vote was conferred to him. अब राइट टू वोटिंग भी होने लगी। पहले जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कह देते थे वो ठीक था, बट अब थोड़ा सा काउंसिल के अंदर भी वोटिंग सिस्टम आने लग गया। और उसके अलावा क्या चेंजमेंट इसके अंदर आए कि द लेजिस्लेटिव विंग ऑफ द काउंसिल फंक्शनड एज मिनी पार्लियामेंट अडॉप्टिंग द सेम प्रोसीजर एज ब्रिटिश पार्लियामेंट। कुछ सिस्टम जो लेजिस्लेटिव सिस्टम थे, जैसे इंडिया के अंदर आज लेजिस्लेटिव सिस्टम की बात करते हैं, आज का लेजिस्लेटिव सिस्टम क्या कहता है, लोकसभा है, राज्यसभा है जो पॉलिसीज बनाते हैं। फिर उसके बाद एग्जीक्यूटिव के पास वो चीजें आती हैं जो आपके प्रेसिडेंट हो गए, PM हो गए, जो उन पॉलिसीज को पास करने में हेल्प करते हैं। और फिर अगर उन पॉलिसीज को ढंग से फॉलो ना किया जाए तो जुडिशरी उस चीज का ध्यान रखती है कि हर इंसान पॉलिसीज को फॉलो करे। तो वो सेम चीज की स्टार्टिंग हुई, वो सेम प्रोसीजर किस तरह एस्टेब्लिश होने लगा, जैसे ब्रिटिश पार्लियामेंट वर्क करता था वैसे ही इंडिया के अंदर जो लेजिस्लेटिव विंग थी उसने काम करना स्टार्ट किया। एंड रिलीव द गवर्नर जनरल फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नर ऑफ बंगाल। पहले ये होता था कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया तो कहना स्टार्ट हो गया था, बट वो इंडिया के लिए अलग चीजें संभालता था और बंगाल पे उसको अलग ध्यान देना पड़ता था। बिकॉज अब तक भी कैपिटल जो थी, उनका जो मेन हब था वो बंगाल ही था। अब यहाँ से उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी स्पेसिफिक टू बंगाल नहीं रही थी, और अब उसको इंडिया के ऊपर पूरा बिना बंगाल की साइड ध्यान दिए अब गवर्नर जनरल को फोकस करना था। और पहले गवर्नर जनरल कौन बने बिना इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज के, वो थे लॉर्ड डलहौजी। उसके अलावा चीजें क्या हुई, एंड्रू फ्रेजर वॉज अपॉइंटेड लेफ्टिनेंट गवर्नर वॉज अपॉइंटेड फॉर बंगाल। बंगाल के लिए एक लेफ्टिनेंट गवर्नर को अलग से अपॉइंट किया गया जिनका नाम था एंड्रू फ्रेजर। इनके बाद चेंज होते रहे, पहले ये बने। एंड रिन्यूड द टर्म ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर एन इंडेफिनिट पीरियड। अब तक 20 साल के लिए हर बार एक्सटेंड करते थे, अब यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस चार्टर एक्ट के अंदर कंपनी को कह दिया कि तुम्हारा जो रिन्यू वाला सिस्टम है अब वो इंडेफिनिट पीरियड के लिए है, जब तक रूल कर सकते हो करो। और उन्होंने वो चीजें की भी। अभी भी इसके बाद उन्होंने नियर अबाउट 100 ईयर्स तक और इंडिया के अंदर रूल किया। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से पहले उनका नंबर 24 थे, उसको 18 किया, एंड 6 आउट ऑफ देम वर नॉमिनेटेड, जिसमें से जो 6 थे वो नॉमिनेट किए जाएंगे। इंडियन सिविल सर्विस को एक ओपन कंपटीशन बनाया और मकोले को पहला क्या बनाया, वॉज मेड चेयरमैन ऑफ द कमिटी ऑन द इंडियन सिविल सर्विसेज, जिसका नाम भी क्या था कमिटी का, मकोले कमिटी। और रिटन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को स्टार्ट किया गया कब से, 1854 से।
and the act for the first time introduced local representation in the Indian Legislative Council. और local representation कहाँ से ली गई? मद्रास से, बॉम्बे से, बंगाल से एंड आगरा से. ये कुछ प्रोविंसेस थी जहां से लोकल्स के अंदर जो हेड थे उनको भी शामिल किया गया, जिससे लोकल्स तक किनकी, ब्रिटिशर्स की जो लिंक था वो लोकल्स तक बन पाए और वो और बेटर पॉलिसी बना पाए और बेटर तरीके से इंडिया के ऊपर रूल कर पाए और अपने आप को पूरी इंडियन टेरिटरी के अंदर इस्टेब्लिश कर पाए. अब बात करते हैं पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की. इसके बाद चार्टर एक्ट तो आए नहीं और काफी एक्ट्स आए जो 1857 के बाद आए. उनको हम डिस्कस करेंगे जब हम अपनी कल की क्लास में डिस्कस करेंगे रिवॉल्ट ऑफ 1857. उसके बाद हम कंपनी का जो अगले 100 साल के लिए उनका एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम रहा, जिसके अंदर वो इंट्रोड्यूस करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट. बाद में बिकॉज 1857 के बाद उन्होंने अपने आप को ही इंडिया की गवर्नमेंट मान लिया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास डायरेक्ट कंट्रोल आ गया था, कंपनी खत्म हो गई थी. तो उसके बाद के जितने उन्होंने एक्ट इंट्रोड्यूस किए वो उन्होंने किए क्या तो इंडिया काउंसिल एक्ट नाम से या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नाम से. अब बात करते हैं पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की. स्टार्टिंग कहाँ हुई? 1791 के अंदर हुई, कॉर्नवालिस के टाइम पीरियड, जिन्होंने एक रेगुलर पुलिस फोर्स को बनाया. किसके लिए? लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए. उन्होंने थानास बनाए. आज भी नॉर्मल लोकल लैंग्वेज में पुलिस स्टेशन को थाना बोला जाता है. इन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनाए और किसके अंडर बनाए? एक दरोगा होगा उस पुलिस स्टेशन के अंदर, थाना के अंदर, जो क्या होगा? इंडियन होगा. एक इंडियन उस टाइम पीरियड तक एक हाईएस्ट पोजीशन दरोगा की ही हायर कर सकता था. दरोगा से ऊपर जो भी पुलिसमैन होंगे वो क्या होंगे? ब्रिटिशर्स होंगे. उसके बाद एक सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होगा जो पूरी डिस्ट्रिक्ट का पुलिस सिस्टम को हैंडल करेगा. अब पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन तो यहाँ से इंट्रोड्यूस, पुलिस वर्ड ही यहाँ से इंट्रोड्यूस हुआ. उससे पहले जो लॉ एंड ऑर्डर का काम था वो भी कौन करते थे? जमींदार सी करते थे. जैसे आज के टाइम पे भी गांव में होता है कि सरपंच बुलाई जाती है, और आज भी कई जगह पे इंडिया के अंदर ऐसा होता है. तो उस टाइम पीरियड के अंदर तो हर जगह ऐसा ही होता था कि जो गांव के विलेज के बड़े बड़े जमींदार होते थे वही उनके इश्यूज को सुनते थे और वही चीजों को हैंडल करते थे. उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि वो कास्ट डिस्क्रिमिनेट भी करते थे, रिलीजन के बेसिस पे भी डिस्क्रिमिनेशन करते थे. तो किसी को भी ऐसा कोई जस्टिस मिल नहीं पाता था. बट ब्रिटिशर्स जो थे वो डिफरेंशिएट नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने इस चीज को इस्टेब्लिश किया. अब अगली डेवलपमेंट हुई 1808 के अंदर, जब लॉर्ड मायो अपॉइंटेड एन एसपी फॉर ईच डिवीजन. उन्होंने क्या किया? सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को ईच डिवीजन के लिए अपॉइंट किया और साथ में काफी स्पाई, काफी जासूसों को भी अपॉइंट किया जो हर चीज के ऊपर ध्यान दें कि कहाँ लॉ एंड ऑर्डर फॉलो हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है, कहाँ पर क्या चीजें चल रही हैं. बट जो स्पाइस थे वो अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए काफी प्लंडर कर देते थे लोकल लेवल के ऊपर. उसके बाद अगली डेवलपमेंट हुई 1814 के अंदर, जब by an order of court of directors the appointment of darogas and their subordinates was abolished in all possession of the company except in बंगाल. यहाँ से जो दरोगा वाली चीज थी जो यहाँ स्टेब्लिश हुई थी वो खत्म कर दी गई हर जगह एक्सेप्ट इन बंगाल. उसके बाद चीजें आई 1828 टू 35 लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम पीरियड के अंदर, जिन्होंने सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस वाला जो ऑफिस था उसको खत्म कर दिया और जो काम एसपी का हुआ करता था वो कौन करेंगे? अब वो भी पुलिस ऑफ कमिश्नर, जो कमिश्नर होंगे वही उस चीज को भी हैंडल करेंगे. इस टाइम पीरियड के अंदर जो पुलिस सिस्टम था, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन था, थोड़ा सा हैवी बर्डन वहां पर आया बिकॉज सारी चीजें किसके अंडर आ गई थी? कलेक्टर के अंडर, मैजिस्ट्रेट के अंडर यहाँ पर शिफ्ट हो गई थी. उसकी वजह से काफी चीजें बैडली ऑर्गेनाइज्ड हुई, बट फिर आगे भी चीजें काफी चेंज होती रही. बट मेन आपका इतना ही था. फिर आई बारी जुडिशरी की. पहले जुडिशरी का काम भी जमींदार से करते थे, वही चीजें सुनते थे. अब आज के टाइम पे क्या होता है? आप जाते पुलिस के पास हो, पुलिस आपकी चीजें सुनती है, फिर एफआईआर होती है, फिर चीजें मैजिस्ट्रेट कोर्ट के पास जाती हैं. उस टाइम पीरियड के अंदर कुछ नहीं होता था, डायरेक्ट लोग आते थे, जमींदार को बात बताई अपनी और फिर जमींदार को बताने के बाद उसी ने जो फैसला है वो बता दिया. अब वो चीज भी खत्म हुई यहाँ से और चीजें जुडिशरी इंट्रोड्यूस हुई. पहले जो वॉरेन हेस्टिंग जब गवर्नर जनरल थे उनके टाइम पीरियड के अंदर चीजें क्या हुई? डिस्ट्रिक्ट दीवानी अदालत बनाई गई जो सिविल डिस्प्यूट्स को संभालेंगे. जैसे आज के टाइम पीरियड के अंदर भी सिविल
और क्रिमिनल अलग अलग कोर्ट्स होते हैं, वैसे ही सेम बनाया गया। दीवानी अदालत थी फॉर सिविल डिस्प्यूट्स एंड डिस्ट्रिक्ट फौजदारी अदालत थी जो क्रिमिनल डिस्प्यूट्स के लिए बनाई गई। और उसके बाद आपका 1773 के अंदर आपका एक सुप्रीम कोर्ट भी इस्टेब्लिश कर दिया गया। अब कुछ रिफॉर्म्स कॉर्नवालिस के टाइम पीरियड के अंदर भी आए। वो क्या क्या थे? द टू सर्किट कोर्ट्स वर एबॉलिश्ड एंड देयर फंक्शंस वर ट्रांसफर टू कलेक्टर्स अंडर द सुपरविजन ऑफ द कमिश्नर ऑफ रेवेन्यू एंड सर्किट। कॉर्नवालिस ने क्या किया? कॉर्नवालिस ने देखा कि कुछ चीजें अच्छी तरह नहीं चल रही थी, तो उन्होंने कुछ चीजों को कमिश्नर के पास रखा, कुछ चीजों को कलेक्टर को ट्रांसफर किया, जिससे थोड़ा सा फंक्शन और प्रॉपरली हो पाए। एंड सरदार दीवानी अदालत एंड सरदार निजामत अदालत वर सेटअप एट इलाहाबाद फॉर कन्वीनियंस ऑफ पीपल ऑफ अपर प्रोविंसेस। अब देखो, चीजें हमने जितनी भी देखी, बॉम्बे देखा, मद्रास देखा, बंगाल देखा, तो हम देख रहे हैं कि जो ऊपर का नॉर्थ इंडिया है उनके पास थोड़ी सी असेसिबिलिटी कम है, तो उन्होंने चीजें थोड़ी इलाहाबाद की साइड शिफ्ट की, यूपी की साइड, इलाहाबाद की साइड शिफ्ट की, तो ताकि जो नॉर्थ इंडिया है उनके लिए भी उन चीजों की असेसिबिलिटी थोड़ी इजी हो सके। अब एक चेंजमेंट कॉर्नवालिस के टाइम पीरियड तक किया है कि पहले कोर्ट्स की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होती थी? पर्शियन होती थी, बट यहाँ से पर्शियन को चेंज कर दिया गया और मतलब क्या बोला गया कि जो सूटर है, मतलब जो कोर्ट में है, जो अपनी चीजें बता रहा है, उसको जो लैंग्वेज सूट करे वो उस लैंग्वेज को यूज कर सकता है। साथ में जो सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल इन हैंड जो राइटिंग्स हैं, जो चीजें हैं, उस वो अब पर्शियन से रिप्लेस होकर कहाँ गई थी? इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर शिफ्ट हो गई थी। उसके अलावा क्या चीजें हुई? 1833 के अंदर एक लॉ कमीशन को सेटअप किया गया मकौले के अंडर, जिसने क्या बनाए? लॉज बनाए, इंडियन लॉज, जिनको हम सिविल प्रोसीजर लॉज, इंडियन पीनल कोड एंड अ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1861 को प्रिपेयर किया गया। आज तक भी इंडिया में इन्हीं को फॉलो किया जाता था। अभी अभी दोबारा से अभी चेंज किए गए हैं, उनसे पहले आज तक भी इंडिया के अंदर इन्हीं को फॉलो किया जाता था, जो उस टाइम पीरियड के अंदर कॉर्नवालिस के टाइम पीरियड के अंदर बने थे। किसने बनाए थे? लॉर्ड मकौले। अब बात करते हैं सिविल सर्विसेज। The word civil services for the first time appeared in the records from 1757. The office of the district collector पहली बार कब बनाया गया? 1771 में। किसने? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग ने। उसके बाद कॉर्नवालिस, जिनको फाउंडिंग फादर भी बोला जाता है आज की सिविल सर्विसेज का भी। आज भी जो यूपीएससी है उसके फाउंडिंग फादर किनको बोला जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। उन्होंने क्या बनाया? ही क्रिएटेड पुलिस सर्विसेज, जुडिशियल सर्विसेज एंड रेवेन्यू सर्विसेज, फॉर्मुलेटेड द कोड ऑफ कंडक्ट फॉर सिविल सर्वेंट्स एंड लेट डाउन द प्रोसीजर फॉर देयर प्रमोशन। पहले हाई पोस्ट के लिए इंडियंस बैन थे स्टार्टिंग के अंदर, बिकॉज इंग्लिश का बिलीव था कि इंडियंस इनकेपेबल हैं, अनट्रस्टवर्दी हैं एंड इनसेंसिटिव हैं। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, बीइंग एन इंडियन, आई ऑल्सो बिलीव कि कहीं हद तक वो सही भी थे, बिकॉज हमारे ऊपर किसी भी बाहर की कंपनी ने या किसी भी बाहर के रूलर ने रूल किया, उसका मेन रीजन था कि इंडियंस ही अनट्रस्टवर्दी थे। बिकॉज काफी टाइम ऐसा हुआ कि अपने बेनिफिट के लिए इंडियंस ही बाहर की हेल्प लेते और बाहर वाले उस चीज का फायदा उठाते और फिर सिचुएशन चेंज हो जाती। हाई कंपटीशन था यूरोपियंस के अंदर भी, बिकॉज पोस्ट काफी अच्छी थी, काफी अच्छा पैसा था, हर चीज थी। और इंडिया के अंदर बाहर की जितने भी कंट्रीज है उनको पहले भी बहुत पैसा दिखता था, आज भी बहुत ज्यादा दिखता है। जब ही तो कि चाइना वैसे हमारी रिवलरी है, बट फिर भी चाइना अपनी मार्केट को कभी इंडिया के अंदर बंद करने के बारे में नहीं सोचता, बिकॉज उसको ये पता है कि इंडियन मार्केट उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब एक क्रोनोलॉजी देखते हैं। 1800 में क्या हुआ? लॉर्ड वेलेस्ले ने क्या फाउंड किया? फोर्ट विलियम कॉलेज। किसके लिए? सिविल सर्वेंट को ट्रेन करने के लिए। बट फिर 1806 के अंदर क्या चीज को चेंज किया गया कि सिविल सर्वेंट्स को इंडिया के अंदर ट्रेन ना करके कहाँ ट्रेन किया जाएगा? लंदन। तो अब जो भी सिविल सर्वेंट बनेगा उसको कहाँ जाना पड़ेगा? जो भी एग्जाम क्लियर करेगा, रिटर्न एग्जाम, उसकी ट्रेनिंग, जो ट्रेनिंग आज लबासना के अंदर होती है, वो ट्रेनिंग कहाँ होगी? लंदन होती थी। कहाँ पर? हेलेबरी कॉलेज के अंदर। फिर 1813 के अंदर जब चार्टर एक्ट आया, उसने बताया कि प्रोवाइडेड द ऑफिस ऑफ सिविल सर्वेंट एज द सिविल सर्विस विद एन एनुअल सैलरी ऑफ 500 पाउंड। उस टाइम पीरियड के अंदर जो सैलरी थी वो कितनी डिसाइड की गई? नियर अबाउट 500 पाउंड्स।
1828 और 35 के बीच में क्या चेंजेस आए, दैट लॉर्ड विलियम बेंटिंक रिस्टोर्ड एंड रिवाइव्ड द मैजिस्ट्रियल पावर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हु वाज डाइवेस्टेड बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये तो हमने पीछे देखा ही था कि यस, लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम पीरियड के अंदर उन्होंने काफी चीजें कलेक्टर के हाथों रख दी थी, जिसकी वजह से कलेक्टर्स जो थे वो काफी ओवरबर्डन हो गए थे। फिर 1853 के अंदर क्या हुआ, ended the company's patronage and provided for open competition in recruitment। अब 1853 के बाद आपके इंडियंस के लिए भी सिविल सर्विसेज ओपन थी। अब आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कौन से पहले इंडियन थे जिन्होंने सिविल सर्विसेज का एग्जाम क्लियर किया था और फिर उन्होंने वो एक सिविल सर्वेंट बने। ये चीज आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन करो। एंड दिस इज ऑल अबाउट दिस क्लास। अब हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे रिवॉल्ट ऑफ 1857 इन ब्रीफ, और उसके बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे। होप सो आपको क्लास अच्छी लगी हो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, और अगर आपको पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। एंड थैंक्स फॉर